Good morning, my dear students. Today we will learn identification of simple, complex, and compound sentence. At first, we have to learn what is clause. Clause क्या है? एक क्लॉज बनने के लिए हमेशा एक सब्जेक्ट और एक भार्ब का आवश्यकता है। यानी एक क्लॉज में हमेशा वन सब्जेक्ट एंड वन प्रिंसिपल भार्ब रहेगा। सिंपल सेंटेंस क्या है? जिसमें एक क्लॉज, इसका मतलब वन सब्जेक्ट एंड वन प्रिंसिपल वर्ब रहेगा। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें टू सब्जेक्ट्स एंड टू वर्ब्स, इसका मतलब दो क्लॉज रहेगा और इसके साथ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी रहेगा। कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब, इसका मतलब दो क्लॉज रहेगा और साथ में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी रहेगा। तो सेंटेंस हो गया तीन प्रकार: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज रहेगा, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में दो क्लॉज रहेगा। मगर डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स में दो क्लॉज के साथ साथ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहता है, मगर कंपाउंड में दो क्लॉज के साथ साथ एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहता है। सिंपल सेंटेंस हमेशा एक क्लॉज से ही बनता है। जैसे एग्जाम्पल, बाय रीडिंग बुक्स यू गेन नॉलेज। इसमें एक क्लॉज है। क्लॉज कहाँ है? बाय रीडिंग बुक्स है कि नहीं? नहीं है, कारण इसमें बाय रीडिंग बुक्स, इसमें वर्ब तो है रीडिंग, मगर सब्जेक्ट नहीं है। क्लॉज बनने के लिए हमेशा एक सब्जेक्ट और एक प्रिंसिपल वर्ब का ज़रूरत है, मगर इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। सो बाय रीडिंग बुक्स इज नॉट अ क्लॉज। बट यू गेन नॉलेज, इसमें एक सब्जेक्ट यू है और वर्ब गेन, तो ये है क्लॉज। तो एक सेंटेंस में अगर एक क्लॉज रहता है तो वो बन जाता है सिंपल सेंटेंस। बाय रीडिंग बुक्स, इसमें कोई क्लॉज नहीं है, बट यू गेन नॉलेज, इसमें एक क्लॉज है। तो ये जो सेंटेंस है ये एग्जाम्पल ऑफ एंड सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें दो क्लॉज रहेगा और दो क्लॉज के बीच एक कॉमा भी रह सकता है। तो इसमें या तो दो क्लॉज के बीच एक कॉमा रहेगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स में एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहेगा। दोनों में से एक होगा। इसमें दो क्लॉज, जैसे एग्जाम्पल, इफ यू कम आई विल गो। इफ यू कम आई विल गो, इसमें दो पार्ट है सेंटेंस का। एक है इफ यू कम, ये एक क्लॉज है, कारण यू हो गया सब्जेक्ट और कम वर्ब। आई विल गो, ये भी एक क्लॉज है जिसमें आई हो गया सब्जेक्ट और गो हो गया वर्ब। तो यहाँ दो क्लॉज है और दो पार्ट ऑफ सेंटेंस के बीच में एक कॉमा भी दिया हुआ है। तो ये हो गया एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, कॉम्पाउंड सेंटेंस, जिसमें दो क्लॉज रहेगा, साथ में एंड और बट, इसका मतलब कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहेगा। जैसे आई हैव अ पेन एंड आई लॉस्ट द पेन। तो इस सेंटेंस में दो पार्ट है। एक है आई हैव अ पेन, ये क्लॉज है कि नहीं, चलो देखते हैं। आई हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया वर्ब। नेक्स्ट, आई लॉस्ट द पेन, ये भी एक क्लॉज है, कारण आई है सब्जेक्ट और लॉस्ट है वर्ब। तो दो क्लॉज और दोनों के बीच में एंड मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। रीचिंग द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, ये सेंटेंस किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है? सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। कारण रीचिंग द स्टेशन, इसमें नो सब्जेक्ट, इसका मतलब कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। रीचिंग हो गया वर्ब, केवल वर्ब से कोई क्लॉज नहीं बनता है, साथ में एक सब्जेक्ट का भी ज़रूरत है, तो ये कोई भी क्लॉज नहीं है। मगर द ट्रेन लेफ्ट
द ट्रेन हो गया सब्जेक्ट और लेफ्ट हो गया वर्ब, सो इट इज अ क्लॉज। तो इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज हम लोग को मिला है, द ट्रेन लेफ्ट, तो ये हो गया एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही क्लॉज है, द ट्रेन लेफ्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी रिच्ड द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट। इसमें क्लॉज है कि नहीं, चलो देखते हैं। वी रिच्ड द स्टेशन, ये जो पार्ट है सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, ये क्लॉज है। वी रिच्ड द स्टेशन, इसमें रिच्ड यानी पहुंचना, ये हो गया वर्ब और वी हो गया सब्जेक्ट, तो ये एक क्लॉज है। नेक्स्ट, द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन हो गया सब्जेक्ट और लेफ्ट हो गया वर्ब, तो ये भी एक क्लॉज है। तो दो क्लॉज के बीच में कॉमा भी लगा हुआ है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, वी रिच्ड द स्टेशन एंड द ट्रेन लेफ्ट, वी रिच्ड द स्टेशन एंड द ट्रेन लेफ्ट, तो वी रिच्ड द स्टेशन ये भी क्लॉज है, वी रिच्ड द स्टेशन ये क्लॉज हो गया, एंड द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन सब्जेक्ट और लेफ्ट हो गया वर्ब, तो दो क्लॉज, उसके बीच में एंड लगा हुआ है और एंड हो गया एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये दोनों का कुछ एग्जाम्पल नीचे हम लिख दिए हैं। लिस्ट ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जैसे आफ्टर, एज फार एज इफ, एज लॉन्ग एज सून एज दो, इफ, इन ऑर्डर दैट, provided that, once, since, then, that, when, though, even though, whether, where, whenever, so that, unless, until, because, before, although, while, if, even, ये सब को छोड़ के और भी कुछ कंजंक्शन है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है जिसको। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ तक हो गया। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रखने के लिए हम लोग को याद रखना होगा फैन बॉयज अर्थात FANBOYS, A for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। फैन बॉयज, इसका मतलब है ये जो टोटल 7 कंजंक्शन है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, ये सब को छोड़ के बाकी जो कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को छोड़ के और भी एक कंजंक्शन का टाइप होता है, वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि कहाँ फैन बॉयज है। जिसमें फैन बॉयज है उसको हम लोग अलग कर देंगे, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसका मतलब जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा वो हमेशा कंपाउंड सेंटेंस में ही आएगा, और बाकी अगर कोई कंजंक्शन होता है तो वो आएगा कॉम्प्लेक्स में, कारण सिंपल सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है।